नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एसेंसर के रिजल्ट के बाद हमारे इंडियन आईटी स्टॉक में एक रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह एडमा के रिजल्ट के बाद हमारे एग्रोकेमिकल सेक्टर में एक रिएक्शन देखने को मिलता है। एडमा एक इजराइल की कंपनी है जो कि चाइना के मार्केट में भी लिस्टेड है और इस बार एडमा का एक बिग क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला और उसके बाद इंडियन एग्रोकेमिकल सेक्टर में एक भारी फॉल देखने को मिला, जहां पर यूपीएल लगभग 3% तक गिरावट देखने को मिला। तो अब बात ये आती है कि एडमा का रिजल्ट वीक क्यों आया था। तो चाइना और यूएसए से इस क्वार्टर में एग्रोकेमिकल की डिमांड थोड़ी कम देखने को मिल रही थी, जिस वजह से इसके नंबर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो आप लोग देख सकते हो कि एडमा का हेडक्वार्टर इजराइल में देखने को मिल रहा है और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक चाइना का एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर लिस्टेड है। और जो इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है वो है सिजेंटा ग्रुप। अगर आप लोग गांव में कोई भी रहते होंगे तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि सिजेंटा की केमिकल्स वो लोग अपने खेतों में ज़रूर डालते ही होंगे। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक फेमस ग्रुप से बिलोंग करता है। और आज के दिन पीआई इंडस्ट्री को भी देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्री में भी इसी वजह से फॉल देखने को मिल रही थी। इंडियन एग्रोकेमिकल सेक्टर का किंग तो यूपीएल है, लेकिन जब बात आती है रिटर्न की तो रिटर्न के मामले में पीआई इंडस्ट्री इस सेक्टर को लीड करता है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप लोग पीआई इंडस्ट्री को अपने रडार पर जरूर रखें। जब यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री में 5 सालों का रिटर्न देखे तो यूपीएल में ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में 42% का रिटर्न दिया है और वहीं पर पीआई इंडस्ट्री अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में 253% का रिटर्न दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनी में कितना बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी पूरे रेलवे सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जहां पर लीड कर रहा था आरवीएनएल। तो आरवीएनएल में आज के दिन लगभग 20% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इन सभी के बीच में जब हम लोग आईआरसीटीसी पे नज़र डालें तो आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे रेलवे सेक्टर का स्टॉक भाग रहा है, लेकिन जब आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो इन सभी सेक्टर को भागने का रीज़न क्या था? तो इन सभी सेक्टर्स को भागने का रीज़न था कि 120 वंदे भारत ट्रेन नए बनाने वाले हैं। जब 120 नए वंदे भारत ट्रेन बन रही है तो इन सभी सेक्टर का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब आईआरसीटीसी की बात करें तो ट्रेन बनाने में आईआरसीटीसी का कोई भी काम नहीं है। आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि आईआरसीटीसी का सबसे मेन बिजनेस है टिकट और दूसरा है कैटरिंग। आईआरसीटीसी के बिजनेस में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर ट्रेन बनाने जैसा काम इससे रिलेट करता हो। तो इस वजह से आईआरसीटीसी में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब फाइनली बात ये आती है कि क्या इसे आईआरसीटीसी को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है? तो इसका आंसर है आईआरसीटीसी का होगा फ़ायदा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। तो वो कैसे? तो जब 120 वंदे भारत ट्रेन बनेगी तो इसकी टिकट का बुकिंग भी तो आईआरसीटीसी ही करेगा। जब आईआरसीटीसी 120 ट्रेन की और ट्रेन की बुकिंग करेगा तो इसके इनकम में भी और प्रॉफिट मार्जिन में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आईआरसीटीसी को इसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है, इसीलिए करंट टाइम में आईआरसीटीसी भाग नहीं रहा है। आज के दिन क्रॉम्पटन के सीईओ मिस्टर मैथ्यू ने कंपनी से रिजाइन किया और उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। तो कुछ टाइम पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी ऐसा ही गिरावट देखने को मिला था और ये गिरावट लगभग 900 रुपये से हुई थी। और इसके गिरावट के पीछे की वजह सीईओ का रिजाइन था। तो सीईओ से रिलेटेड 2 टाइप की मेन लर्निंग लेसन है। तो फर्स्ट लेसन है कि अगर कोई मैनेजमेंट कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया और उसके बाद सीईओ ने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद मार्केट उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा धुनाई करता है। लेकिन जिस पर्सन ने रिजाइन किया उसके बाद कंपनी एक ऐसे मैनेजमेंट को लेकर आती है, या फिर यूँ कहें कि कंपनी एक ऐसे सीईओ को लेकर आती है जो कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर है, तो कंपनी में उससे भी बड़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। और फिर जो सेकेंड लेसन है वो है, अगर किसी कंपनी का सीईओ खराब है और उसके रिजाइन के बाद जनरली देखा गया है कि कंपनी में एक रैली देखने को मिलती है, क्योंकि एक ख़राब सीईओ जनरली कंपनी को डुबाने का ही काम करता है।
और उसके रिजाइन करने से मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उस स्टॉक में एक रैली देखने को मिलती है। तो सीईओ से रिलेटेड ये 2 मेन लर्निंग लेसन है जिसे आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हैं। और फिर ब्राइटकॉम ग्रुप जिसके प्रोमोटर्स ही ऑपरेटर हैं। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आप लोग इसके मैक्स के चार्ट पर देखें तो मैक्स के चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि इस स्टॉक को टॉप से करेंट टाइम में लगभग 90% तक तोड़ा गया है और ये सब कुछ प्रोमोटर्स ने खुद किया है। तो इसके लिए ब्राइटकॉम ग्रुप से सेबी के द्वारा पूछताछ तो चल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस कंपनी में एक लोअर सर्किट भी चल रही है। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो उनका निकलना तो अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब इसके 5 सालों का रिटर्न देखें तो 5 सालों में अभी भी एक मल्टीवैगर रिटर्न सा दिखता है और इसी मल्टीवैगर के रिटर्न के पीछे बहुत सारे भोले वाले इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बैलेंस शीट देखने से काम नहीं चलता है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी अब तक जान चुके होंगे कि इस कंपनी के आरोप में ये भी था कि इस कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा उठा पटक किया था, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर दिखाया जा रहा था। इसीलिए अगर आप लोग एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी ज़रूर पढ़ें, या फिर कंपनी में एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। अगर वो वैसा कुछ स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिले तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइप की कंपनियां रातों को सुकून तक छीन लेती हैं। और फिर काफ़ी समय के बाद आज के दिन बजाज फाइनेंस में एक धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और कंपनी के रिजल्ट के पहले एक छोटा सा ट्रेलर मार्केट में देखने को मिला और इस ट्रेलर में कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लगभग 30% से राइज कर रहा है। जहां पर एक लार्ज कैप कंपनी को 2 डिजिट में ग्रोथ लाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है और वहीं पर बजाज फाइनेंस 30% से अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा है। और ये न्यूज़ काफ़ी था बजाज फाइनेंस में एक तूफान जैसी रैली लाने के लिए। लेकिन असली रैली तो तब शुरू होगी जब इसका रिजल्ट हम लोग के सामने देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी का रिजल्ट मार्केट को पसंद आता है तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट में रैली आएगी 6500 रुपये तक का। जैसा कि कंपनी का ट्रेलर भी देखने को मिला है कि ये रैली अगर आएगी भी तो एक तरफा रैली देखने को मिलेगी, जो कि लगभग जाकर रुकेगी 6500 पर। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।